आ जाएंगे सभी साथी। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। सभी साथियों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, पूरी उम्मीद है हमें आप लोगों को तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अपने जो सेशन हैं आप लोगों की तैयारी में हेल्पफुल होंगे और बहुत जल्द ही हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी मन लगा करके करते रहें। तो पिछले सेशन में साथियों हम लोगों ने जो कौटिल्य थे, कौटिल्य के ऊपर चर्चा की है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, इनके ऊपर चर्चा की है। इनके जो अर्थशास्त्र इनका ग्रंथ है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है कि भाई जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इनकी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसमें जो वर्णन दिया गया है वो दंड नीति का है, विषय वस्तु किसकी है, तो इतिहास की है। इसी वजह से हम भारतीयों क्या होती है, आलोचना होती है कि भारतीयों को चिंतन का क्या नहीं था, मतलब नहीं पता था कि चिंतन का इनको जन्मदाता नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इनमें क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। इसलिए हमारी आलोचना होती है कि हम लोग क्या थे, हम लोग चिंतन को मिला जुला कर चिंतन किया करते थे, सभी विषयों को मिला जुला कर चिंतन किया करते थे। इस वजह से हम लोगों की आलोचनाएं होती हैं। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी, मैंने आपको बताया होगा कि इसमें क्या है, इसमें साथियों 15 अधिकरण थे, 15 अधिकरण थे, 180 प्रकरण थे, 180 प्रकरण थे, 150 अध्याय थे, इसमें 6000 लगभग श्लोक थे, 18 तीर्थों का वर्णन है इसमें, 26 अध्यक्षों का इसमें वर्णन दिया गया है। याद रखेंगे ये सब बातें। ये जो कौटिल्य थे, कौटिल्य की तुलना साथियों अरस्तु और मैकियावेली से की जाती है। समझ रहे हैं आप? जिस प्रकार से कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, उसी प्रकार से मैकियावेली को इटली का कौटिल्य कहा जाता है। ये सब बातों पर हमारी चर्चा हुई थी। उसके बाद कौटिल्य ने अपने राजा के कुछ बातें बताई कि राजा को 4 विद्याओं में पारंगता हासिल होनी चाहिए। आनविच्छ की, है ना, राजा को तर्क और दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, राजा को वेद त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए, राजा को वार्ता का ज्ञान होना चाहिए, कृषि और व्यापार में निपुण होना चाहिए, कृषि और व्यापार की जानकारी होनी चाहिए राजा को दंड नीति की शासन कला की जानकारी होनी चाहिए। इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई थी कल। ठीक है, फालतू हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ठीक है। तो आज हम बात करते हैं जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति पर क्या विचार था। लिखिए, कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति पर विचार। कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति पर विचार। जो कौटिल्य थे साथी, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का क्या किया है, समर्थन किया है। सामाजिक समझौते का समर्थन किया है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है, राज्य का जो निर्माण किया है ना, राज्य का जो निर्माण किया है वो व्यक्तियों ने आपस में मिलकर के किया है। राज्य या जो सरकार बनाई है वो व्यक्तियों ने आपस में मिलकर के बनाई है, आपस में समझौता करके, आपसी समझौता करके राज्य या सरकार का गठन किया है। समझे? ये कौन कहता है? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत कहता है। इसलिए जो सरकार है, जो राज्य है, उसको व्यक्तियों के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कहें वही कार्य करने चाहिए सरकार को, सामाजिक समझौते के सिद्धांत कहता है। साथ ही कौटिल्य ने हॉब्स की तरह प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है। हॉब्स की तरह इन्होंने भी क्या की है, प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है। और इन्होंने भी हॉब्स की तरह प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया है, बुरा बताया है। जिस प्रकार से हॉब्स ने कहा कि भैया जो प्राकृतिक अवस्था है ये क्या है, बुरी अवस्था है। कैसे बुरी अवस्था है? कि भैया प्राकृतिक अवस्था जो है ये अराजकता की अवस्था है।
अव्यवस्था की अवस्था, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या, लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, आपसी युद्ध की अवस्था है ये। मत्स्य न्याय होता है इसमें। मत्स्य न्याय मतलब जो जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को कुचल देते हैं। तो जैसा हॉब्स ने बताया वैसा ही साथियों अराजकता की अवस्था, अव्यवस्था की अवस्था, है ना, युद्ध की अवस्था, ये सब बातें कौटिल्य ने भी बताई। कौटिल्य कहता है कि इसी अराजकतापूर्ण समाज में, इसी अराजकता के बीच में, इसी अराजकता वाले वातावरण में ही क्या हुआ कि लोगों ने, जो जनता थी, जनता ने आपस में समझौता किया, और समझौता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन्होंने आपस में समझौता करके जनता ने एक राज्य या फिर राजा का निर्माण किया, राजा या राज्य बनाया। और इसी बीच यह भी समझौता किया गया, इसी बीच यह भी समझौता किया गया कि जो कृषि में लगी जनता है वो अपने उत्पादन का या अपनी उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देगी, और जो व्यापार में लगी जनता है, व्यापार में लगी जनता राजा को अपने लाभ का 1/10%, 1/10% क्या देगी, कर के रूप में राजा को देगी। जो कौटिल्य थे साथियों, कौटिल्य ने राजा या राज्य को क्या माना, आपसी समझौते का परिणाम माना, क्योंकि भैया सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विश्वास व्यक्त किया है, तो आपसी समझौते का परिणाम माना। इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना, एक मानवीय संस्था माना, कि भैया इसे मानव के द्वारा बनाया गया, इसलिए एक कृत्रिम संस्था है, मानवीय संस्था है। बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? चलिए जरा लिखिए इसे, लिखें। कौटिल्य ने साथियों, गर्मी बहुत है इसलिए मैं जो है आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो सेशन है वो जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि रूम में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, घबराहट हो रही है। तो आप लोग क्या करें, धैर्यपूर्वक भैया पढ़ते रहें, क्योंकि गर्मी इतनी है कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कहते हैं भैया, जो आदमी पसीना में नहाता है वही किस्मत बदलता है लोगों की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए भाई, तो हमें क्या बदलनी है, हमें किस्मत बदलनी है। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, हम लोगों को मेहनत के बलबूते पर रहना। तो कौटिल्य ने साथियों राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते, सामाजिक समझौते का समर्थन किया है। सामाजिक समझौते का क्या किया है, समर्थन किया। कौटिल्य ने साथियों हॉब्स की तरह प्राकृतिक अवस्था की भी इसने कल्पना की है। देखिए कौटिल्य ने हॉब्स की तरह, हॉब्स की भांति प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। क्या किया भैया, प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है, और कहा कि प्रारंभ में ना तो कोई राज्य था और ना ही कोई राजा था। लिखिए, और कहा कि प्रारंभ में न तो कोई राज्य था, और
न ही कोई राजा था, राजा था। चारों तरफ अराजकता व्याप्त थी, चारों तरफ अराजकता व्याप्त थी, चारों तरफ क्या थी? अराजकता व्याप्त थी। अव्यवस्था की अवस्था थी, है ना? अव्यवस्था अव्यवस्था थी, युद्ध की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, बनी हुई थी तथा इसी अराजकता पूर्ण वातावरण में, इसी अराजकतापूर्ण वातावरण में जनता ने आपस में समझौता किया, आपस में समझौता किया और एक राज्य, जनता ने आपस में समझौता किया और समझौता के परिणाम स्वरूप, और समझौता के परिणाम स्वरूप, समझौता के परिणाम स्वरूप, समझौता के परिणाम स्वरूप राजा या राज्य, राज्य या राजा अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। मैंने आपको बताया भाई कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है मेरे साथी, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत साथियों सबसे पहले रिचर्ड हुकर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मैंने आपको बताया होगा सामाजिक समझौता पढ़ाते समय, जब हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ा रहा था। रिचर्ड हुकर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। लेकिन साथियों आधुनिक काल में इस सिद्धांत का व्यवस्थापूर्ण तरीके से जो प्रतिपादन किया, व्यवस्थित रूप में जो प्रतिपादन किया, वो हॉब्स, लॉक, रूसो ने किया। तो इसीलिए ये सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो के नाम के साथ ही जुड़ गया है। क्लियर है बात? तो कौटिल्य ने हॉब्स की भांति प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। जैसा कि हॉब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था भैया खराब अवस्था है, बेकार अवस्था है, ये अराजकता की अवस्था है, इसमें अव्यवस्था की अवस्था है, युद्ध की अवस्था है, इसमें लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना? ये इसमें क्या है भैया? इसमें लोग मत न्याय होता है इसमें। तो ये कुल मिला कहा जाए तो हॉब्स ने भी प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया? बुरा बताया। तो इसी की भांति कौटिल्य ने भी कहा कि भैया प्रारंभ में ना तो कोई राज्य था, ना ही कोई राजा था। पूरी तरीक़ा से अराजकता फैली हुई थी, अव्यवस्था थी, युद्ध की स्थिति थी। इसी अराजकतापूर्ण समाज में जनता ने क्या किया? आपस में समझौता किया, और समझौता के परिणाम स्वरूप क्या था? एक राज्य या फिर राजा अस्तित्व में आया। जैसे मान चलिए ये प्राकृतिक अवस्था थी। ये क्या थी? ये प्राकृतिक अवस्था थी, ये प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था। ये क्या थी? प्राकृतिक अवस्था थी। ये क्या थी? ये लोग थे, ये लोग थे, ये लोग रह रहे थे, अराजकता थी, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे भाई साहब। ये
है ना, करते थे ना, करते थे। इन लोगों ने क्या करा, यहाँ क्या थी, यहाँ अराजकता थी, यहाँ अराजकता विद्यमान थी, ठीक है, अव्यवस्था थी, अव्यवस्था थी यहाँ पर। क्लियर है बात। तो ये जो लोग थे, इन लोगों ने आपस में समझौता किया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपस में समझौता किया। जब इन लोगों ने आपस में समझौता किया कि भैया इस अव्यवस्था की अवस्था से कैसे बाहर निकला जाए, तो जब इन लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में समझौता किया तो क्या बना, एक राजा या राज्य बना। एक राजा या जो राज्य है वो अस्तित्व में आया, राजा या राज्य अस्तित्व में आया, अस्तित्व में ये आया। क्लियर है भाई, ये चित्र याद रखेंगे, ये बातें ध्यान रखेंगे मेरी। क्लियर है। इसी समय साथियों एक और समझौता किया गया। इसी समय लिखिए, इसी समय यह भी समझौता किया गया, यह भी समझौता किया गया कि कृषि में लगी जनता जो है, कृषि में लगी जनता अपनी उपज का, उपज या उत्पादन का 1/6 भाग, 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देगी। कर के रूप में देगी। और व्यापार में लगी जनता जो है, और व्यापार में लगी जनता, और व्यापार में लगी जनता अपने लाभ का, अपने लाभ या प्रॉफिट का 1/10 यानी 1/10 भाग राजा को कर के रूप में देगी। कर के रूप में देगी, ठीक है भाई, राजा को कर के रूप में देगी। कौटिल्य क्या मानते हैं साथी, कौटिल्य जो हैं, कौटिल्य राज्य को एक कृत्रिम एवं मानवीय संस्था मानते हैं, संस्था मानते हैं कि भैया इसे किसने बनाया है, मानव ने बनाया है, ये कृत्रिम संस्था है। क्लियर है बात। तो कौटिल्य ने किस समझौते पर विश्वास किया है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, तो भैया सामाजिक समझौते पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। याद रखेंगे, अरे हाँ या ना भैया, याद रखेंगे। क्लियर है मेरे साथी, अरे हाँ या ना। तो प्राकृतिक अवस्था थी, अव्यवस्था की अवस्था थी, अराजकता विद्यमान थी। इसी अराजकतापूर्ण समाज में ये जो लोग थे, लोगों ने क्या किया, आपस में एक समझौता किया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपस में एक समझौता किया, समझौता, एक समझौता किया, और समझौता के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, ये अस्तित्व में आया। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, और परिणाम स्वरूप क्या हो गया, राजा या राज्य अस्तित्व में आया। क्लियर है बात भाई यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी बात, उतार लीजिए इसे।
चलिए, तो कौटिल्य का राज्य पर हम लोगों ने विचार देख लिया कि राज्य को, तो साथ ही कौटिल्य का हमने राज्य पर विचार देख लिया कि इन्होंने सामाजिक समझौते का क्या किया है, समर्थन किया है, हॉब्स की भांति प्राकृतिक अवस्था की भी चर्चा की है। इन्होंने, इनके द्वारा राज्य क्या है, राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, राज्य कृत्रिम संस्था है, मानवीय संस्था है। क्लियर है भाई? आगे बात करते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। लिखिए, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में हम जाने। हम लोगों ने साथियों मनु का भी सप्तांग सिद्धांत देखा कि भैया सबसे पहले जो सप्तांग सिद्धांत दिया, सबसे पहले जो सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया वो मनु ने किया। किसने किया? तो वो मनु ने किया। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप में किसने किया? एक व्यवस्थित ढंग से इसको जो प्रतिपादित किया, व्यवस्थित रूप में जो प्रतिपादित किया, वो कौटिल्य ने किया। वो किसने किया? कौटिल्य ने किया। इसलिए साथियों अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मनु और कौटिल्य। आपको एक ऑप्शन में दोनों दिए गए होंगे, मनु और कौटिल्य ऑप्शन में आपको दोनों दिए गए होंगे, लेकिन आपको क्या लगाना है? कौटिल्य लगाना है, मनु नहीं लगाना है। कौटिल्य आपको लगाना है, मनु नहीं लगाना। यदि कौटिल्य नहीं है ऑप्शन में तब आप लगा सकते हैं मनु, लेकिन मनु और कौटिल्य यदि दोनों हैं तो भाई साहब आपको कौटिल्य ही लगाना है। कौटिल्य ऑप्शन में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही है ना। तो सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौटिल्य को माना जाता है साथियों। अरे हाँ या ना? ठीक है। कौटिल्य ने साथियों राज्य की जो तुलना की है वो शरीर से की है। राज्य की तुलना इन्होंने किससे की है? तो शरीर से की है। अर्थात इन्होंने राज्य को शरीर की भांति माना है। राज्य क्या माना? शरीर की भांति माना है। इसलिए साथियों इस सिद्धांत को हम शरीर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हम शरीर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने राज्य की जो तुलना की है, राज्य की तुलना शरीर से की है, यानी शरीर की भांति इन्होंने क्या माना है? राज्य को माना है। राज्य किसकी भांति माना है? शरीर की भांति माना है। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? शरीर का सिद्धांत भी कहते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। राज्य के भी क्या होते हैं? विभिन्न अंग होते हैं। कौटिल्य ने साथियों राज्य को एक सावयवी संस्था के रूप में माना। कौटिल्य ने किसके रूप में माना? राज्य को एक सावयवी संस्था के रूप में। सावयवी संस्था का मतलब है अंगी और अंग का संबंध। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण और अंग का मतलब होता है अंश। तो कौटिल्य जो थे साथियों, कौटिल्य ने राज्य को संपूर्ण बताया लेकिन राज्य के कुछ अंग भी बताए। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार से राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। कौटिल्य द्वारा साथियों राज्य के 7 अंग बताए गए। कितने अंग बताए गए? 7 अंग बताए गए। यहाँ तक लिखे हैं भाई पहले तो, उसके बाद हम देखते हैं 7 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है भाई। गर्मी अधिक है इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखते चलें। लिखें सप्तांग सिद्धांत का
सर्वप्रथम प्रतिपादन मनु ने किया, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप किसने दिया? तो भैया कौटिल्य ने दिया। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप कौटिल्य ने दिया। कौटिल्य ने दिया, इसीलिए यह सिद्धांत कौटिल्य के नाम के साथ जुड़ गया। ठीक है, याद रखेंगे ये वाली बात, हाँ या ना? लिखे आगे। कौटिल्य ने राज्य को शरीर की भांति माना, यानी कौटिल्य ने किसकी भांति माना? राज्य को एक शरीर की भांति माना। लिखे, कौटिल्य ने राज्य की तुलना शरीर से की है, अर्थात राज्य को एक शरीर की भांति माना है। राज्य को एक शरीर की भांति माना है। किसकी भांति माना भैया? तो उन्होंने शरीर की भांति माना है, इसीलिए इस सिद्धांत को शरीर का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को शरीर का सिद्धांत कहते हैं। शरीर का सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य ने राज्य को स्वाभाविक संस्था के रूप में माना। शरीर का सिद्धांत कहते हैं। अभी और लिखें, कौटिल्य कहते हैं कि कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। उसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। कौटिल्य ने राज्य को स्वाभाविक संस्था के रूप में माना। कौटिल्य ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में माना है। स्वाभाविक संस्था का मतलब है अंगी और अंग का संबंध। अंगी और अंग का संबंध। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण और अंग का मतलब होता है अंश। तो कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के क्या होते हैं? राज्य के 7 अंग होते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। बात क्लियर है भैया? यहाँ तक समझ में आ गई कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं। यानी शरीर की तुलना किससे की है? राज्य से की है इन्होंने। बात क्लियर है? इन्होंने स्वाभाविक संस्था के रूप में राज्य को माना। अंगी और अंग का संबंध बताया। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण
और अंग का मतलब होता है अंश। इन्होंने बताया कि राज्य के क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं। यदि 7 अंगों में से कोई भी एक अंग खराब है, अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या है कि राज्य की जो कल्पना है हो सकता है वो अधूरी हो जाए, राज्य कल्पना अधूरी हो सकती है। जिस प्रकार से शरीर से अलग अंग का कोई औचित्य नहीं है, उसी प्रकार राज्य से भी अलग राज्य के अंग का कोई औचित्य नहीं है। जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को काट कूट के वहाँ रख दूँ कुर्सी पे या खाट पे, तो का हाथ का लिखना आ जाएगा? नहीं भाई। जब शरीर में है जब ये ठीक है, जब ये ठीक है। शरीर से अलग है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, ये व्यर्थ ही है। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि भैया अगर राज्य के 7 अंग सही कार्य कर रहे हैं तो क्या है, एक संपूर्ण है, वो संपूर्ण है। यदि राज्य के 7 अंगों में से कोई एक कार्य ढंग से नहीं करता, यदि वो अलग हो जाता है तो वह राज्य संपूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है भाई। तो 7 अंग कौन कौन से हैं इनके? इसके 7 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भाई आएगा भैया। कौन आएगा? सबसे ऊपर क्या होता है? राजा या स्वामी होता है भाई, राजा या स्वामी होता है सबसे ऊपर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अमात्य होता है। अमात्य मतलब मंत्री होते हैं, अमात्य या मंत्री होते हैं, अमात्य या मंत्रीगण होते हैं। क्लियर है भाई बात? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन्होंने जनपद बताया। क्या बताया? उसके बाद इन्होंने जनपद को बताया। जनपद के बाद इन्होंने क्या बताया? दुर्ग बताया। दुर्ग, दुर्ग या राजधानी, दुर्ग या राजधानी, दुर्ग बताया। ठीक है। अगला इन्होंने बताया, क्या बताया? अगला इन्होंने बताया दंड। अगला इन्होंने बताया दंड या सेना। अगला इन्होंने बताया, अगला जो छठवां इन्होंने बताया कोष। कोष इन्होंने बताया कोष। ठीक है। इन्होंने बताया मित्र, मित्र। ठीक है भाई। तो इन्होंने 7 अंग बताए राज्य के। कौन कौन से अंग भैया? स्वामी यानी कि जो राजा है, राजा सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे अमात्य होता है, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। तो इन्होंने कितने बताए? 7 जो इन्होंने अंग बताए वो किसके बताए? वो राज्य के इन्होंने 7 अंग बताए। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? मैं टाइमिंग देखूँ जरा कितनी हो रही है। मैं टाइमिंग ज़रा देख लूँ भाई। आपकी जो इस समय क्लास हुई है वो 35 मिनट की हुई है, 35 मिनट। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ देर और पढ़ा सकूँ, कुछ देर और पढ़ा सकूँ। तो ये क्या करते हैं? ये 7 अंग क्या करते हैं? अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं। ठीक है भाई। इनके कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं? तो आज हम शुरू कर देते हैं राजा से। राजा या जो स्वामी है इसके देख लेते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा कौटिल्य ने। ठीक है भाई। चलिए, राजा के बारे में इन्होंने क्या कहा भाई? 7 अंगों में जो राजा है, राजा के बारे में क्या कहा मेरे साथी? क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा भाई, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है। बहुत जल्द हम खुद प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए कंटेंट ये समझ लीजिए तैयार है अपना। है क्या कि अभी मुझे वो सीखना है कि मैं प्रैक्टिस किस प्रकार कराऊं, वो मुझे सीखना है। क्योंकि प्रैक्टिस जो होगी अपनी वो लाइव में होगी। प्रैक्टिस जो कराऊंगा मैं आपको वो लाइव सेशन में प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, लाइव सेशन में। क्लियर है बात?
तो लाइव सेशन में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और कमेंट के माध्यम से आप कह देंगे मुझे, जवाब देते चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस साथियों लाइव सेशन में अच्छी होती है। अभी मुझे वो सीखना है, जो टेक्निकल टीम है अपनी, उस टेक्निकल टीम से मैं सीख रहा हूँ कि भाई किस प्रकार से मैं प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई। तो मुझे ये देखना है कि किस प्रकार से कौन सी तकनीक ऐसी निकले जिससे मैं आपको प्रैक्टिस करा सकूं। भाई क्वेश्चन मेरे पास पूरे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हैं और मिक्स क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। मैं आपको देखूंगा कि भाई किस प्रकार से हम तैयारी करें। चलिए बात करते हैं राजा या स्वामी की, बात करते हैं राजा या स्वामी की। राजा, राजा की यदि बात करी जाए साथियों, तो कौटिल्य को जो राजा है वो राज्य के 7 अंगों में सबसे शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है। तो कौटिल्य का जो राजा है, राजा जो है वो राज्य के 7 अंगों में क्या है, सबसे शीर्ष पर है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राजा क्या, राजा भी शीर्ष पर है, राजा शीर्ष पर है। इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राजा जो होता है, राजा सभी कानूनों से ऊपर है, राजा सभी कानूनों से ऊपर होता है। अर्थात कौटिल्य का जो राजा है, कौटिल्य का राजा एक निरंकुश राजा है। कौटिल्य का राजा क्या है, निरंकुश राजा है। अर्थात इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, मैकियावेली की तरह। मैंने आपको बताया कि भैया जो कौटिल्य का जो राजा है, कौटिल्य का राजा राज्य के 7 अंगों में क्या है, अपने शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राजा क्या होता है, राजा सभी कानूनों से ऊपर होता है, राजा सभी कानूनों से ऊपर होता है। कौटिल्य ने निरंकुश राजतंत्र का क्या किया है, समर्थन किया है साथियों। कौटिल्य ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा जो है, राजा निरंकुश हो सकता है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, लेकिन राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा धर्म के अधीन होता है। क्योंकि राजा क्या है, राजा धर्म के अधीन होता है। चलिए इतना लिखें, कौटिल्य का राजा राज्य के सातों अंगों में सबसे शीर्ष पर है, शीर्ष या ऊपर है। क्लियर है भाई। इस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, इस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लिखिए, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं लगाया जा सकता भाई, क्योंकि जो राजा है, राजा सभी कानूनों से ऊपर है, राजा सभी कानूनों से ऊपर होता है, ऊपर होता है। कौटिल्य ने साथियों, कौटिल्य ने
निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। निरंकुश राजतंत्र का, राजतंत्र का क्या किया है? समर्थन किया है। कौटिल्य कहता है कि कौटिल्य कहता है कि राजा निरंकुश हो सकता है। कौटिल्य कहता है कि राजा निरंकुश हो सकता है। राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन अत्याचारी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा धर्म के अधीन होता है। धर्म के अधीन होता है, क्योंकि जो राजा है वो क्या है? धर्म के अधीन होता है। मैंने आपको बताया साथियों कि जो अपना जो राजा है ना, जो राजा है, जो भैया राजा है ना, ये राजा क्या हो सकता है? राजा निरंकुश हो सकता है। राजा क्या होता है? निरंकुश हो सकता है। राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन राजा जो है वो अत्याचारी नहीं हो सकता। अत्याचारी नहीं हो सकता है ना। ये जो राजा है, राजा सभी कानूनों से ऊपर है। सभी कानूनों से ऊपर है। राजा क्या है? सभी कानूनों से ऊपर है। सभी कानूनों से क्या है? ऊपर है। इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। क्लियर है बात यहां तक? अरे हाँ या ना? ये जो राजा है ये क्या होगा? ये शीर्ष पर होगा। शीर्ष पर होगा। यदि इतनी सब बातें आप लिख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और करते चलेंगे अपने। कौटिल्य कहता है कि साथी, कौटिल्य कहता है कि जो राजा है, राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना। लिखिए, कौटिल्य कहता है कि कौटिल्य कहता है कि राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करना। तो राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा के दुख में ही क्या है? राजा का दुख होता है। क्या होता है कि भैया प्रजा के दुख में ही राजा का दुख होता है, प्रजा के सुख में ही क्या होता है? राजा का सुख निहित होता है। लिखें, अर्थात प्रजा के सुख में ही, सुख में ही राजा का सुख, राजा का सुख निहित होता है, निहित है। और प्रजा के दुख में ही, प्रजा के दुख में ही राजा का दुख निहित है। क्लियर है भाई?
तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, अर्थात राजा क्या है, राजा जो प्रजा होती है राजा की, प्रजा का सुख में ही क्या होता है, राजा का सुख होता है, प्रजा के दुख में ही राजा का दुख होता है। कौटिल्य कहता है कि जो राजा है, कौटिल्य के अनुसार राजा अनविच्छकी होना चाहिए, अनविच्छकी, वार्ता का उनमें उसमें गुण होना चाहिए, वार्ता का गुण होना चाहिए, तिरई का ज्ञाता होना चाहिए, दंड नीति में निपुण होना चाहिए, आदि गुण राजा में होने चाहिए साथियों। लिखिए, कौटिल्य कहता है कि कौटिल्य कहता है कि राजा में अनभिच्छकी, वार्ता, वेद त्रयी, दंड नीति का गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अनविच्छकी, वार्ता, वेदत्रयी, दंड नीति। अनविच्छकी, तर्क और दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। वार्ता, कृषि और व्यापार में निपुण होने चाहिए। वेदत्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसका ज्ञाता होना चाहिए। दंड नीति, शासन कला में क्या होना चाहिए? वह निपुण होना चाहिए साथियों, ये शासन कला में निपुण होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा दंड नीति में या शासन कला में निपुण नहीं होता, वह राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता। लिखें, कौटिल्य ने माना कि जो राजा दंड नीति में निपुण नहीं होता, वह अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता। वह अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता। कौटिल्य के अनुसार साथियों, जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का भी राज्य में अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। मस्तिष्क नहीं है तो शरीर बेकार है। कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार राजा का भी राज्य में क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। लिखें, कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार राज्य में राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्लियर है भाई? उसी प्रकार राज्य में भी क्या होता है? राजा का स्थान होता है। अर्थात कौटिल्य ने साथियों राज्य का मस्तिष्क कहा है। सही बात है भाई। अर्थात कौटिल्य ने क्या कहा? राजा को राज्य का मस्तिष्क कहा है। यह लिखें, अर्थात कौटिल्य ने राजा को राज्य का मस्तिष्क कहा।
मस्तिष्क कहा। तो कौटिल्य ने कहा साथियों कि जिस प्रकार शरीर में क्या होता है, जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार राज्य में भी राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात कौटिल्य ने राजा को राज्य का क्या कहा है, मस्तिष्क कहा है, क्योंकि वो क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। राजा के बिना क्या है, प्रजा बेकार है। राजा अच्छा होगा तो प्रजा क्या होगी, सुखी रहेगी। राजा बेकार होगा, राजा अत्याचारी होगा तो प्रजा क्या है, दुखी रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई आपको? अरे हाँ यहाँ, अरे साथियों समझ गए होंगे। ठीक है भाई, गर्मी बहुत है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने साथियों जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति पर क्या विचार था देखा हम लोगों ने। राज्य के सप्तांग सिद्धांत पर विचार देखा, 7 अंग उसमें देखे हम लोगों ने। उसके बाद हम एक एक अंग करके देख रहे हैं। राजा या स्वामी को आज हम लोगों ने देखा। कौटिल्य का जो राजा है, राजा राज्य के 7 अंगों में सबसे ऊपर होता है, शीर्ष पर होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि राजा क्या होता है, सभी कानूनों से क्या होता है, ऊपर होता है। इस पर ये क्या होता है, निरंकुश राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया है। कौटिल्य का कहना है, कौटिल्य कहता है कि राजा निरंकुश हो सकता है लेकिन अच्छा अत्याचारी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा क्या होता है, धर्म के अधीन होता है। ये चित्र याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कौटिल्य कहता है कि राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख होता है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कौटिल्य ने कहा कि राजा में क्या होना चाहिए, राजा में 4 गुण होने चाहिए। राजा अनविच्छिकी होना चाहिए, राजा वेद त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए, राजा में वार्ता का गुण होना चाहिए, राजा दंड नीति में निपुण होना चाहिए। इन्होंने ये बात कही। कौटिल्य ने कहा कि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार राजा का राज्य में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात कौटिल्य ने साथियों, कौटिल्य ने राजा को राज्य का मस्तिष्क कहा है। राजा को क्या कहा, राज्य का मस्तिष्क कहा है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई आपको? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। तो कौटिल्य के अनुसार राजा को इन सभी विद्याओं में क्या होना चाहिए, पारंगता हासिल होनी चाहिए। यदि राजा दंड नीति में निपुण नहीं है, वार्ता का उसमें गुण नहीं है, त्रयी का ज्ञाता नहीं है, अनविच्छिकी का गुण नहीं है, उसमें तर्क एवं दर्शन का गुण नहीं है, तो वो क्या है, वो राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता साथियों। राज्य का शासन संचालन सही से नहीं कर सकता वो। ये सभी राजा के गुण थे, हम लोगों ने देखा। कल हम लोग देखेंगे आमंत या मंत्री पर बात करेंगे, मंत्री पर बात करेंगे साथियों। कौटिल्य ने मंत्रियों की अधिकतम संख्या 7 या 8 बताई है, न्यूनतम 3 या 4। ठीक है भाई। क्लियर है मेरे साथी? बने रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए अपने परिवार के साथ, और चैनल को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें एक प्यारा सा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।